हमारे इंसानी इतिहास के पिछले 500 सालों में हमने सौर मंडल के बारे में काफी कुछ जाना है। हमने इस समय दौरान सौर मंडल के सभी ग्रहों, उनके चंद्रमाओं, बौने ग्रहों यानी ड्वार्फ प्लैनेट्स और सौर मंडल में मौजूद बाकी के ज्यादातर खगोलीय पिंडों को भी खोज लिया है। इन्हीं में से ग्रहों का नंबर यानी कि हमारे सौर मंडल में मौजूद सभी ग्रहों का नंबर इस दौरान हमारे लिए काफी रहस्यमय रहा, क्योंकि इसे काफी बार बदला गया और जिसके पीछे का कारण रहा कई ऐसी बॉडीज को ग्रह माना जाना जो वाकई में एक ग्रह नहीं थी। इसी की बेहतरीन एग्जाम्पल है एस्ट्रॉयड बेल्ट यानी जुपिटर और मंगल के बीच मौजूद बॉडीज को एक समय ग्रह ही माना गया था। तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों और कैसे हुआ और कैसे बाद में खगोलविदों ने इस एस्ट्रॉयड बेल्ट को समझा और जाना और इसे इसका एस्ट्रॉयड बेल्ट का नाम कैसे मिला। ये है कुछ खास रहस्य जिनके बारे में जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं। सन 1596 में जोहानस केपलर ने अपनी किताब मिस्टीरियस कॉस्मोग्राफिकम में लिखा कि जुपिटर और मार्स के बीच मैं एक ग्रह को रखता हूँ। ऐसा कहने से उनका मतलब था कि वहाँ पर हमें शायद एक ग्रह मिल सकता है, यानी कि यह उनकी जुपिटर और मार्स के बीच एक ग्रह होने की प्रेडिक्शन थी। उन्होंने टाइको ब्राहे द्वारा इकट्ठे किए गए डेटा को एनालाइज करने के दौरान पाया कि जुपिटर और मार्स के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। अगर आज के आंकड़ों में बात करें तो यह दूरी लगभग 55 करोड़ 3,90,000 किलोमीटर की है, जिसे देखते हुए केपलर ने वहां पर एक ग्रह के होने की प्रेडिक्शन की। उन्होंने कहा कि इस दूरी के इतना ज्यादा होने के कारण हमें यहाँ पर एक ग्रह का ऑर्बिट देखने को मिल सकता है। केपलर की प्रेडिक्शन के बाद 1781 में यूरेनस को खोजने के बाद विलियम हर्शल ने यूरेनस के ऑर्बिट को टीटस बॉडे लॉ को पूरी तरह से फॉलो करते हुए पाया। ये टीटस बॉडे लॉ एक लॉ है जो हमें किसी भी सिस्टम में प्लैनेट्स के बीच की दूरी का पता लगाने में मदद करता है। यूरेनस के इस लॉ को फॉलो करने की वजह से खगोलविदों ने सोचा कि मार्स और जुपिटर के बीच एक ग्रह होना ही चाहिए और यह टीटस बॉडे लॉ इस बात का समर्थन भी करता था। विलियम हर्शल के बाद 1 जनवरी 1801 में गुइसेप पियाजी, जो उस वक्त सिसिली के यूनिवर्सिटी ऑफ पैलेर्मो में एस्ट्रोनॉमी से जुड़े सबसे बड़े खगोलविद थे, उन्होंने आसमान में एक छोटे से खगोलीय पिंड को मूव करते हुए पाया। हालांकि वह उसे ज्यादा देर ऑब्जर्व नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उसके ऑर्बिट का पूरी तरह से पता नहीं चल पाया। हालांकि जल्द ही उसके ऑर्बिट का बेहतर ढंग से पता लगा लिया गया। गुइसेप पियाजी ने इस खगोलीय पिंड को सिसिली की धन और अन्न की रोमन देवी के नाम से सीरीज नाम दिया। सीरीज को पहली बार देखने पर उन्होंने इसे एक कॉमेट समझा था, लेकिन उसके पास एक कोमा न होने की वजह से उन्हें पता चला कि यह एक ग्रह है। इसके सही 15 महीनों बाद हेनरिच ऑल्बर्स ने उसी रीजन में एक दूसरे खगोलीय पिंड की खोज की, जिसे ग्रीक गॉडेस अथीना के दूसरे नाम से पैलास नाम दिया गया। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही तस्वीरों में आप सीरीज और पैलास को बड़ी डिटेल से देख सकते हैं। हालांकि इनकी खोज के वक्त सीरीज और पैलास उस समय के सबसे पावरफुल टेलीस्कोप द्वारा देखे जाने के बाद भी लाइट के एक पॉइंट यानी बिंदु जैसे दिखाई दे रहे थे और इन्हें आसमान के सितारों से अलग करने वाली केवल एक चीज थी और वो थी इनकी तेज मूवमेंट। इसके बाद 1802 में विलियम हर्शल ने सुझाव दिया कि इन्हें एक अलग कैटेगरी में रखा जाना चाहिए, जिसे उन्होंने ग्रीक एस्टेरॉयड से एस्टेरॉयड नाम दिया। इसी साल पैलास को खोजने के बाद ऑल्बर्स ने विलियम हर्शल को ये सुझाव दिया कि सीरीज और पैलास दोनों जुपिटर और मार्स के बीच के इलाके में मौजूद रहे किसी प्लैनेट के अवशेष हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह ग्रह अपने किसी अंदरूनी कारण या फिर किसी कॉमेट के टकराने की वजह से लाखों सालों पहले नष्ट हो गया होगा। हालांकि यह कुछ हद तक सही भी था, लेकिन किसी ग्रह को तबाह करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी यानी ऊर्जा लगती है। वहीं इस एरिया या रीजन के मास को देखें तो यह बहुत कम है। हमारी पृथ्वी के चांद का महज 4%, जो कि इस हाइपोथेसिस को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। बाद में आई टेक्नोलॉजिकल यानी तकनीकी एडवांसमेंट से हमें ये भी पता चला कि इनकी केमिकल कंपोजिशन भी एक जैसी नहीं है।
इसके बाद 1807 में हुई नई जांच में इस रीजन में 2 नए खगोलीय पिंडों को पाया गया, जिन्हें जूनो और वेस्टा का नाम दिया गया। विलियम हर्शेल के इन्हें एक अलग कैटेगरी में रखने के सुझाव के कई दशकों बाद भी इन्हें इनके नाम के साथ इनकी खोज के नंबर के साथ ही रिप्रेजेंट किया गया, जैसे 1 सीरीज, 2 पेलास, 3 जूनो और 4 वेस्टा। हालांकि 1845 में खगोलविदों ने इस रीजन में 5वें खगोलीय पिंड को खोजा, जिसे एस्ट्रिया नाम दिया गया। इसके कुछ ही समय बाद नए खगोलीय पिंड तेज रफ्तार से हमारे सामने आने लगे, जिस वजह से इन्हें प्लैनेट्स के बीच रखना बहुत मुश्किल होता गया, जिस वजह से इन्हें प्लैनेट की लिस्ट से निकाल दिया गया और विलियम हर्शल द्वारा दिए गए सुझाव एस्ट्रॉयड नाम का इस्तेमाल किया जाना शुरू हुआ। एस्ट्रॉयड बेल्ट टर्म का इस्तेमाल 1850 के शुरुआती समय में जाकर शुरू हुआ। इस टर्म एस्ट्रॉयड बेल्ट का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया और किस खगोलविदी ने इस टर्म को जन्म दिया, इसका कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। इसके कुछ पहले इस्तेमाल अलेक्जेंडर वोन की किताब कॉस्मोस में हमें कुछ इस तरह से देखने को मिला। 13 नवंबर और 11 अगस्त को हुई शूटिंग स्टार की रेगुलर अपीयरेंस पृथ्वी के ऑर्बिट से इंटरेक्ट करने वाली और प्लैनेटरी वेलोसिटी से घूमने वाली एस्ट्रॉयड बेल्ट के हिस्से से बनी होगी। इसी तरह से रॉबर्ट जेम्स की किताब ए गाइड टू नॉलेज ऑफ हेवंस में इसका इस्तेमाल कुछ इस तरह से मिलता है। एस्ट्रॉयड्स के ऑर्बिट स्पेस में फैली एक वाइड बेल्ट के बीच हैं। सन 1868 के मध्य तक 100 एस्ट्रॉयड्स को खोजा गया और 1891 में मैक्स वॉल्फ द्वारा एस्ट्रोफोटोग्राफी को इंट्रोड्यूस किए जाने के बाद इनकी खोज की रफ्तार में काफी तेजी आई। 1921 तक 1000 एस्ट्रॉयड्स को खोजा गया, 1981 तक 10,000 को और सन 2000 तक 1 लाख एस्ट्रॉयड्स खोजे गए और आज जिनका नंबर 4 लाख से भी पार है। ये हमने जाना कि कैसे एस्ट्रॉयड बेल्ट को समझा और जाना गया और अब जानते हैं इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई। एस्ट्रॉयड बेल्ट के बनने से जुड़ी एक हाइपोथेसिस जो कि एक लंबे समय से मानी जाती आई है और जो हमारे सौर मंडल की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है। इस हाइपोथेसिस को हम नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। अगर आप हमारे सौर मंडल की फॉर्मेशन को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो इससे जुड़ी वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। इस नेबुलर हाइपोथेसिस के अनुसार इंटरस्टेलर डस्ट और गैस से बने क्लाउड के खुद की ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स होने यानी ढहने की वजह से इसने एक घूमने वाली मटेरियल की फ्लैट डिस्क का निर्माण किया। इस डिस्क के और ज्यादा कंडेंस होने की वजह से इससे सूर्य और ग्रहों का निर्माण हुआ। सूर्य के निर्माण के पहले कुछ लाखों सालों में यहाँ पर एक प्रोसेस स्टार्ट हुई जिसका नाम है एक्रीजन, जिसमें पार्टिकल्स ने एक दूसरे से टकराने और मिलने की वजह से बड़े पिंडों का निर्माण किया। जैसे जैसे इनका मास बढ़ता गया, इन्होंने अपने जैसे ही पिंडों को अपनी ग्रेविटी से अपनी ओर खींचना शुरू किया और जिसके साथ इन्होंने प्लैनेटेसिमल्स का निर्माण किया। ग्रेविटेशनल एक्रीजन की वजह से प्लैनेट्स की फॉर्मेशन हुई। जुपिटर और मार्स के बीच के रीजन में मौजूद प्लैनेटेसिमल्स पर जुपिटर की ग्रेविटी का काफी ज्यादा प्रभाव था, जिस वजह से वह एक प्लैनेट बनने के बजाय उसी तरह से सूर्य को ऑर्बिट करते गए और एक दूसरे से टकराते रहे। इस रीजन में इनके एक दूसरे से टकराने की एवरेज वेलोसिटी काफी ज्यादा थी और इन प्लैनेटेसिमल्स के आगे टूटने की प्रोसेस एक्रीजन की प्रोसेस से काफी ज्यादा थी, जिस वजह से इनसे किसी प्लैनेट की फॉर्मेशन नहीं हो पाई। जुपिटर के निर्माण के बाद सौर मंडल में थोड़ा अंदर आने की वजह से पूरी एस्ट्रॉयड बेल्ट में ऑर्बिटल रेजोनेंस पैदा हुई, जिसकी वजह से इस रीजन में मौजूद सभी खगोलीय पिंडों की एक दूसरे के मुकाबले रफ्तार काफी ज्यादा बढ़ गई। इसी के साथ सौर मंडल के शुरुआती समय में एस्ट्रॉयड्स कुछ हद तक पिघल रहे थे, जिस वजह से उनकी अंदरूनी संरचना काफी ज्यादा बदल गई। इनमें से कुछ खगोलीय पिंडों पर फटने वाले वोल्केनोज या कहे तो ज्वालामुखी और लावा के समुद्र भी रहे। हालांकि इन बॉडीज के आकार के कम होने की वजह से उन पर वोल्केनिज्म का यह पीरियड काफी छोटा रहा और जो आज से 4.5 बिलियन साल पहले ही खत्म हो गया था और जो पहले कुछ दसियों लाख सालों तक ही चला था।
अगस्त 2007 में हुई एक स्टडी में एंटार्क्टिक एस्ट्रॉइड के जिक्रोन क्रिस्टल से पता चला कि इसका ओरिजिन विस्टा से हुआ है और इससे हमें ये भी पता चला कि एस्ट्रॉइड बेल्ट का निर्माण सौर मंडल के बनने के 10 मिलियन सालों बाद ही हो गया था। एस्ट्रॉइड्स हमारे शुरुआती सौर मंडल के सैंपल नहीं हैं। यह अपनी फॉर्मेशन के बाद काफी इवॉल्व हुए हैं, जिस दौरान ये इंटरनल हीटिंग एक दूसरे से टकराने की वजह से सतह के पिघलने, स्पेस से आने वाली रेडिएशन, माइक्रोमीटियोर से हुई बमबारी जैसी प्रोसेसेस से गुजरते आए हैं। कुछ वैज्ञानिक जहां मानते हैं कि यह एस्ट्रॉइड्स प्लैनेटेसिमल्स के बचे हुए अवशेष हैं, वहीं कुछ का मानना है कि यह उनसे काफी अलग है। हाल ही की कुछ कंप्यूटर सिमुलेशंस के अनुसार शुरुआती एस्ट्रॉइड बेल्ट का मास पृथ्वी के जितना रहा होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस की वजह से इस बेल्ट का ज्यादातर मटेरियल बाहर निकल गया और पीछे केवल असली मास का 0.1% मास ही बचा। तब से इसकी फॉर्मेशन के बाद से एस्ट्रॉइड बेल्ट का साइज डिस्ट्रीब्यूशन काफी स्टेबल रहा है। जब एस्ट्रॉइड बेल्ट का पहली बार निर्माण हुआ तो सूर्य से 2.4 AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर एक स्नो लाइन या कहे तो फ्रोस्ट लाइन का निर्माण हुआ, जिसके आगे टेम्परेचर पानी के फ्रीजिंग पॉइंट से भी ज्यादा कम था। इस रेडियस के आगे बने सभी प्लैनेटेसिमल्स आइस को जमा करने में सक्षम थे। तो कुछ इस तरह से रहा एस्ट्रॉइड बेल्ट की फॉर्मेशन और एवोल्यूशन का सफर, और इस तरह से हमारे खगोलविदों ने एस्ट्रॉइड बेल्ट ऑब्जेक्ट्स को ग्रह समझा और बाद में इन्हें इनका नाम एस्ट्रॉइड्स और इनकी बेल्ट को समझा और जाना गया। आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन जरूर कर लें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।